Assalamu alaikum. My name is Hala and I am lecturer at Kingsway Institute of Medical and Allied Health Science. तो आज हम थर्ड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे पैथोलॉजी, डोज, डोजेज, डोज कैलकुलेशन एंड फैक्टर्स मॉडिफाइंग द एक्शन एंड डोजेज ऑफ ड्रग्स. What is pathology? The study of the dosage of drug is called pathology. It is basically the science of dose calculation. Pathology फार्माकोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम डोज कैलकुलेशन को पढ़ते हैं. इसमें हम स्टडी करते हैं डोजेज ऑफ ड्रग के बारे में. पैथोलॉजी डील विद डोज और क्वांटिटी ऑफ ड्रग विच कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट टू गेट डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन. डोज क्या है? द अमाउंट ऑफ ड्रग टेकन एट वन टाइम बाय एन इंडिविजुअल पेशेंट. दवाई की वो मिकदार जो कोई भी शख्स एक दफ़ा में इस्तेमाल करे तो उसको हम कहते हैं डोज. डोजेज द अमाउंट, नंबर एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ डोज ओवर a specific period of time is called डोजेज. वो अमाउंट, वो नंबर या डोज की वो तरतीब जो हम एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करें तो उससे हम कहते हैं डोजेज. डोज कैलकुलेशन. The dose of a drug cannot be fixed rigidly because there are so many factors which influence the dose. हम एक ड्रग के डोज को फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक ड्रग के डोज को अफेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल एज, कंडीशन ऑफ पेशेंट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रेट ऑफ एलिमिनेशन. ये फैक्टर्स हैं जो ड्रग के डोज को अफेक्ट कर सकते हैं. डोज कैलकुलेशन फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं. नंबर ऑफ डोजेज इक्वल टू टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय साइज ऑफ डोज. ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है. हमारे पास कुछ फार्मूलाज है जो हम डोज कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं. अभी हम पढ़ेंगे यंग्स फार्मूला यूज टू कैलकुलेट डोज फॉर चिल्ड्रन. ये फॉर्मूला चिल्ड्रन के लिए यूज़ होता है 2 to 17 ईयर्स ओल्ड बच्चों के लिए बेस्ड ऑन एल्डर डोज. चाइल्ड डोज इक्वल टू एज इन ईयर डिवाइडेड बाय एज इन ईयर प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज. ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं एक बच्चे के डोज को फाइंड करने के लिए कि इस बच्चे को हमने कितना ड्रग देना है. क्लर्क फॉर्मूला is used to calculate doses especially for infants. Infants क्या है? birth to 1 year, पैदाइश से लेकर 1 साल के बच्चे को हम infants कहते हैं by using weight of infant in pounds. क्लार्क ने भी एक फार्मूला पेश किया है. ये है चाइल्ड डोज इक्वल टू चाइल्ड वेट पाउंड्स में डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज. फैक्टर्स मॉडिफाइंग द एक्शन एंड डोजेज ऑफ ड्रग. हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं जो एक ड्रग के डोज को मॉडिफाई करते हैं, उनको अफेक्ट करते हैं. अभी हम एक एक करके वो फैक्टर्स पढ़ेंगे. एज. चिल्ड्रन रिक्वायर्ड स्मॉलर डोजेज देन एडल्ट. बच्चे हैं, कम उम्र है तो उनके लिए स्मॉल डोज रिक्वायर्ड होता है. उनके लिए इतना ड्रग नहीं चाहिए एज कंपेयर टू एडल्ट्स, बड़ों के लिए. Either Young formula or Clerk formula can be used for calculating the doses for children, but the formula based on body surface area is more reliable. अगर हम बच्चों को ड्रग दे रहे हैं तो हम उनके एज को देखकर उनको ड्रग देंगे. उनको जो डोज एडजस्टमेंट उनके एज के मुताबिक करेंगे. अगर बड़े हैं तो उनकी डोज एडजस्टमेंट उनकी एज के मुताबिक होगी. बॉडी वेट. The dose calculation for normally thin or obese patient are required to calculate on the basis of body weight. Dose calculation पतले लोग के लिए अलग होगा, obese मोटे लोग के लिए अलग होगा. पतले लोग के लिए हम अलग डोज एडजस्टमेंट करेंगे, मोटे लोग के लिए हम अलग से डोज एडजस्टमेंट करेंगे क्योंकि इन दोनों के बॉडी वेट में फ़र्क है. जेंडर. Female adults required smaller doses than males due to the presence of more body fat. फीमेल है तो उन्हें हम स्मॉल डोज देंगे एज कंपेयर टू मेल
क्योंकि मेल में बॉडी फेट ज़्यादा है, इस वजह से फीमेल के लिए हम अलग से डोज एडजस्टमेंट करेंगे और मेल्स के लिए अलग। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द रेपिडिटी of drug absorption decrease with the route of administration in the following order. इंट्रावेनस, इंट्रावेनस है तो यहाँ पे ड्रग एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होगी। फिर इंट्रामस्कुलर आता है, इसमें ड्रग एब्जॉर्प्शन इंट्रावेनस से कम होगी। सबक्यूटेनियस, इसमें ड्रग एब्जॉर्प्शन इंट्रामस्कुलर से कम होगी। और लास्ट में है ऑरल। IV dose of a drug is smaller than IM or SC or oral drug. IM intramuscular, SC subcutaneous और oral dose. IV dose के लिए हमें बहुत कम अमाउंट चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पे रैपिड एब्जॉर्प्शन होती है ड्रग की, तो इस वजह से हमें उस ड्रग का बहुत कम अमाउंट यूज़ होगा इंट्रावेनस में। फिर इसके बाद इंट्रामस्कुलर है, इसमें इसकी भी एब्जॉर्प्शन कम होती है इंट्रावेनस से। सबक्यूटेनियस, इसके इंट्रामस्कुलर से भी कम एब्जॉर्प्शन होगी। और फिर है ऑरल। तो उन रूट्स को दे के हम डोज एडजस्टमेंट फिर करेंगे। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रेजेंस ऑफ फूड इन स्टमक डिले द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। इस तरह होता है ना कि अगर हम एक ड्रग है उसको खाने के फ़ौरन बाद लें, तो वो ड्रग जो है वो खाने के फ़ौरन बाद लेने से उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो जाती है, वो जल्दी एब्जॉर्ब भी नहीं होता बॉडी में। सम ड्रग कैन कॉज इरिटेंट, नोजिया, वॉमिटिंग वाइल गिवन इन एम्प्टी स्टमक। हमारे पास ऐसे भी ड्रग्स होते हैं, अगर हम उनको एम्प्टी स्टमक ले लें, मतलब निहार मुंह ले लें, तो वो हमारे हमारे हम वो हमें इरिटेशन काज कर देता है। नोजिया का मतलब है दिल ख़राब होता है, वॉमिटिंग हम उल्टियाँ करते हैं। तो ऐसे ड्रग्स भी है, अगर हम उनको निहार मुंह ले लें तो वो हमारे लिए नुकसान पहुंचाता है। हिप्नोटिक्स ड्रग आर मोर इफेक्टिव व्हेन गिवन एट बेड टाइम। हिप्नोटिक्स ड्रग कौन से होते हैं? हिप्नोटिक्स बेसिकली स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग है। ये वो वाले ड्रग्स है जब हम उनको ले लेना तो हमें नींद बहुत जल्दी आती है। तो इस वजह से हमें चाहिए, अगर हम हिप्नोटिक्स ड्रग ले रहे हैं तो हम रात के टाइम पे ले लें कि हम फिर जल्दी से सो जाए, क्योंकि इसमें नींद होती है। अगर हम हिप्नोटिक्स ड्रग को सुबह ले लेंगे तो हमारे लिए नुकसान होगा। अगर हम ड्राइविंग करेंगे तो वो भी ख़तरा होगा, इसमें एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं। दूसरी बात, हम कॉलेज जाते हैं तो वो हमारे लिए फिर मतलब हम एक्टिव नहीं होते। इस वजह से हिप्नोटिक्स ड्रग जो है वो हमेशा बेड टाइम पे लेना चाहिए। Pathological condition. When liver and kidneys are not function properly, the dose should be decreased to avoid toxic effect. अगर हमारे लिवर और किडनी काम ही नहीं कर रहे और ऊपर से हम ड्रग भी बहुत ज़्यादा ले रहे, तो ऑब्वियसली वो हमें नुकसान पहुंचा रहा है, वो हमारे लिए टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। क्योंकि किडनी मेन फिल्ट्रेशन ऑर्गन है, उसमें मेन फिल्ट्रेशन होता है। अगर हम ड्रग भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो इस वजह से किडनी जो है वो सही काम फिर नहीं करती, और इस वजह से हमें फिर टॉक्सिक इफेक्ट शो होते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स। When two or more drugs are given together, action may be increase or decrease. ऐसे ड्रग्स भी होते हैं, अगर हम उनको इकट्ठे ले लें, क्योंकि हर ड्रग की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती है, तो अगर हम उनको इकट्ठे ले लें, कंबाइंड फॉर्म में ले लें, तो बाज़ औक़ात उनकी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ होती है, बाज़ औक़ात उनकी एब्जॉर्प्शन सप्रेस हो जाती है। तो इस वजह से हमें बहुत ख़्याल रखना है कि अगर हम ड्रग ले रहे हैं तो वो एक दूसरे के मैकेनिज़्म को तो अफेक्ट नहीं कर रहे। तो इस वजह से ये भी एक फैक्टर है। इडियोसिंक्रेसी। An extracellular response to a drug different from its characteristic pharmacological action. ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर रिस्पॉन्स है ड्रग का जो इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन से अलग होता है। बेसिकली इट इज़ एलर्जी। एलर्जी है तो वो हमें अलग रिस्पॉन्स शो करेगा वो ड्रग। अगर हम एक ड्रग को एलर्जिक है तो वो उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है ना, वो हमें शो नहीं होगा। उसके अलग एक्शंस, अलग रिस्पॉन्स हमें शो होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, बास ऐसे पेशेंट्स होते हैं ना जो पेंसिलिन को सेंसिटिव होते हैं। अगर हम उनको पेंसिलिन दे दें तो वो उनमें टॉक्सिसिटी कॉज करती है। तो इस वजह से वो ऑलरेडी एलर्जिक है तो हमें एक अलग सा रिस्पॉन्स शो होता है। तो ये भी एक फैक्टर है जिसका हमें ख्याल रखना होगा।